हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, जब हमने पेपर 4 पे डिस्कशन किया था रिलेटेड टू दिसंबर 2020 क्वेश्चन पेपर, कि हम पेपर 3 पे भी बहुत जल्दी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पेपर 3 में बेसिकली हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और तीनों की ही हम अलग अलग क्लास अपलोड करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, जहां ओवरऑल 40 क्वेश्चंस हैं। और देखो, क्योंकि अगर हम लोग पेपर 3 और पेपर 4 की बात करें तो ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करती है, तो ये पूरी तरीके से बेस्ड ऑन मेमोरी है। बट ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीजन बीइंग सेम पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में मिलता है। तो फिर चाहे आपका अटेम्प्ट जनवरी 21 में हो, मई 21 में हो और नवंबर 21 में हो, हर अटेम्प्ट के लिए आपके लिए पेपर रेलेवेंट है। अब जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के ही क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पेपर 3। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड एक लास्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर लें कि हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड की हुई हैं, और लास्ट क्लास अभी हमें अपलोड करनी है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। इन क्लासेस में हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली आप देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हमने 3 क्लासेस अपलोड की हुई हैं, एंड चौथी क्लास अभी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, जो बेसिकली बेस्ड है कोरिलेशन प्लस रिग्रेशन पे एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो थर्ड क्लास थी वो कम्प्लीटली हमारी बेस्ड थी इंडेक्स नंबर पे, एंड क्लास नंबर 1 और 2 में हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स मिला करके जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो। तो ये 4 क्लास हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, फिर आपका अटेम्प्ट 2021 में हो या 2022 में हो, कभी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये 4 क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये 4 क्लास कवर कर लो तो नो डाउट आपको स्टैटिस्टिक्स में एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किया है और मैक्सिमम फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसकी पीडीएफ की बात करें तो अभी तक तो हमने इसकी पीडीएफ अपलोड नहीं की थी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगी। तो फिर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो, यहाँ हमने मेंशन भी किया है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2020, और ये कंप्लीटली बेस्ड है ऑन मेमोरी। इसमें देखो, हमने फर्स्ट पार्ट रखा है रिलेटेड टू बिजनेस मैथमेटिक्स, नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें फर्दर 20 क्वेश्चंस हैं, एंड लास्ट हमारा है स्टैटिस्टिक्स। अब अगर एग्जाम में बात करूँ तो एग्जाम में कभी भी ऐसे सीक्वेंस में पेपर नहीं बनता है। एग्जाम में हमेशा आपका क्या होता है, शफल किया होता है क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक्स के बाद कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के, फिर कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के, एंड सो ऑन। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ सैलरीज इन अ फैक्ट्री इज ₹47,000. The statement that the average salary ₹47,000 is। अब देखो, ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है कि एवरेज सैलरी कितनी है 47,000, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दैट इज ए। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये बेसिकली डेटा को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करता है। क्लियर? हमने क्या बोला, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसी भी डेटा को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करता है। अब देखो, यहाँ हम तुम लोगों के लिए डेफिनेशन भी लिख दिए हैं कि इट इज़ अ समरी स्टैटिस्टिक्स दैट क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्स फीचर्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसकी समरी बताता है। कौन? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज आर। अब देखो, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज 2 ही होती हैं, पहली होती है मोर देन और दूसरी होती है लेस देन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 2। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट डील विद डैश डेटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जैसा कि हमने अपनी पहले की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, क्वालिटी।
तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव डेटा से भी डील करता है और क्वालिटेटिव डेटा से भी डील करता है। बट क्या टेक्सचुअल डेटा से डील करता है? नहीं। टेक्सचुअल डेटा मतलब बेसिकली क्या हो गया, जब हम डेटा की प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड होता है टेक्सचुअल डेटा। बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में 3 चीज़ें हैं, टेक्सचुअल, टैबुलर एंड डायग्रामेटिक। तो जब हम डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तब ना उसका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, टेक्सचुअल। नेक्स्ट, स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश इज, अब देखो ये क्या है, क्वालिटी है किसकी? स्वीट डिश की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एट्रीब्यूट। क्योंकि वेरिएबल जैसा हमने पहले की क्लासेस में बताया हुआ है अपनी, जहां हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसकी हमने ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड की हुई है। 4th क्लास जो कि रिलेटेड है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन प्लस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो अभी अपलोड होनी बाकी है। तो वहाँ हमने ये चीज़ बताया भी है कि वेरिएबल मतलब सिंपली जिसको आप क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सको। क्लियर? और एट्रीब्यूट मतलब सिंपली क्या? क्वालिटी। तो वेरिएबल में ही 2 चीज़ें आती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, सेंसस रिपोर्ट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऑर्गेनाइज और कॉन्फिडेंशियल। ए, सेकेंडरी, क्योंकि सेंसस रिपोर्ट ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी होती है और उसको हम यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो ये किस तरह का डेटा हुआ? सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ फर्म एंड द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 67,000. You stated to them that the annual profit is 67,000. This is dash type of statics. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इसकी डेफिनेशन भी हमने ऊपर आप लोगों को समझाने के लिए लिखी थी। नेक्स्ट, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड आर गिवन रिस्पेक्टिवली, देन इट इज मोस्ट लाइकली डैश स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम ये चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्क्यूड है टू द लेफ्ट, और ये कब होगा? जब हमारा मीन लेस देन होगा मीडियन और मीडियन इज लेस देन होगा मोड। तो इस केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है वो स्क्यूड होगा किधर? लेफ्टवर्ड। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसी का है कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्क्यूड है टू द राइट, दैट इज जब हमारा मीन ग्रेटर होगा मीडियन से एंड मीडियन ग्रेटर होगा मोड से, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है वो कैसा है? पॉजिटिवली स्क्यूड। क्लियर? एंड लास्टली, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के केस में क्या होगा? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? तो देखो हमारे पास मीन, मीडियन, मोड गिवन है। मीन जो है वो 23 है, लेस देन 24, लेस देन 25.5, मतलब मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन लेस देन है किससे? मोड से। तो इस केस में ये क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने यहाँ क्लियर भी कर दिया कि पॉजिटिवली कब होता? जब मीन ग्रेटर होता मीडियन से, ग्रेटर होता मोड से। और सिमेट्रिकल कब होता? जब मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता। क्लियर? नेक्स्ट, the dash are used usually when we want to examine the relationship between two variables. अब 2 वेरिएबल्स मतलब ले सकते हैं x और y, तो ऐसा कहाँ होता है? स्कैटर डायग्राम में, दैट इज D. नेक्स्ट, given the weights for the number 1 2 3 to the n are respectively, अच्छा ये क्वेश्चन हम करेक्ट करना चाहेंगे, ये बेसिकली स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डैश n स्क्वायर। क्लियर? कह रहा है कि वेट्स कितना दिया हुआ है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टू द n स्क्वायर फॉर द नंबर्स 1 2 3 टू द n। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? हार्मोनिक मीन, वो भी कौन सा? वेटेड हार्मोनिक मीन। तो अब सबसे पहले वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला याद होगा, समेशन ऑफ वेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट डिवाइडेड बाय नंबर, दैट इज x। और अब हम वैल्यूज पुट कर दें। वेट का जो वैल्यू दिया है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय
अगेन देखो वेट डिवाइडेड बाय एक्स है, दैट इज नंबर, तो वेट है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर कितना है 1, प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस डैश डैश n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, क्योंकि वेट कितना दिया हुआ था n स्क्वायर और नंबर कितना दिया था n। ना अब हम इसको अगेन सॉल्व करें तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा, बचेगा 1, ये 2 स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो जो हमारी वैल्यू बचेगी वो न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ रहेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। क्लियर? क्योंकि हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में कॉमन वैल्यूज़ को कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम सीधे सीधे अप्लाई कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे जो फॉर्मूला होता है वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो है n प्लस 1 बाई 2। क्लियर? अब देखो ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कट गया, 2 से 6 कट गया तो बचा क्या 3, तो फाइनल वैल्यू मेरी कितनी बची 2n प्लस 1 बाई 3। ये एक सीरीज थी और इसका हमने सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर दिया। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 2n प्लस 1 बाई 3। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, तो हम इसको फर्दर क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट 50th परसेंटाइल इज इक्वल टू, अब देखो 50th परसेंटाइल मतलब किसी भी डेटा का हाफ, तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं मीडियन, क्योंकि मीडियन भी क्या होता है किसी भी सीरीज को जब हम हाफ पार्ट में या इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इफ एनी टू नंबर्स आर इन एपी देन ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, यही इसका फॉर्मूला है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट 10 मैचेस डेटा इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड। हमारे पास कितना डेटा दिया है, 10 मैचेस का डेटा दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन डेटा से हम क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, लीस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, मीडियन स्कोर। देखो लीस्ट सबसे कम किसका स्कोर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसका स्कोर है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड मीडियन भी कर सकते हैं, बट क्या बेस्ट स्कोर बता पाएंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो कितने मैचेस का है, ओनली 10 मैचेस का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी बेस्ट स्कोर। नेक्स्ट 2 values yielded an arithmetic mean of 24 and an harmonic mean of 6। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अभी देखो फॉर्मूला बताया कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये सिंपली सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 144, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, और इसको फर्दर सॉल्व करके कितना आएगा 12, तो करेक्ट आंसर होगा बी 12। नेक्स्ट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन 1/2 देन द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अभी जो हमें अपनी 4th इंपॉर्टेंट क्लास डालनी है, बेसिकली देखो वो जो 4 क्लासेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैक्सिमम जितने पैटर्न पे क्वेश्चंस बन सकता है ओवरऑल सारे चैप्टर से वो हमने उन तीनों क्लासेस में अपलोड किए हुए हैं, और बाकी 4th क्लास जो है वो बेसिकली कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड होगी। तो वहाँ तो हम पूरा डिफाइन करेंगे ही सारा टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, बट यहाँ हम एक चीज़ बता देते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो ये होता है NP, ठीक, P मतलब बेसिकली होता है सक्सेस और Q मतलब होता है फेलियर, और अगर इसका वेरिएंस पूछता तो वेरिएंस क्या हो जाता NP 1 माइनस P, और हम कह सकते हैं NPQ, क्योंकि Q मतलब क्या होता है फेलियर, और फेलियर कैसे निकालेंगे 1 माइनस P। रीजन बीइंग P प्लस Q इज इक्वल टू, ये हमेशा किसके बराबर होगा 1, दैट इज इन दोनों का एडिशन करके कितना आएगा 1। अच्छा इसके अलावा हम बता दें अगर हमारी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की एग्जैक्टली 0.5 है तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। जैसा अभी हमने ऊपर बताया था मीन मीडियन मोड के लिए, वैसे हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तुम लोग को बता दे रहे हैं, सो दैट ये सारे रेलेवेंट पॉइंट्स तुम लोग यहाँ लर्न कर लो कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एग्जैक्टली 0.5 है तो इसको हम लोग इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहते हैं सिमेट्रिक डेटा। क्लियर? इफ इन केस P इज ग्रेटर देन 0.5 है तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है वो स्क्यूड होगा टू द लेफ्ट। क्लियर?
एंड अगर P इज़ लेस देन 0.5 है तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्क्यूड होगा टू द राइट। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो क्या है, लेस देन 1/2, मतलब लेस देन 0.5। तो उस केस में जो हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है वो किधर स्क्यूड होगा, वो होगा स्क्यूड टू राइट, दैट इज बी। और बाकी सारे पॉइंट्स तुम लोग ये लर्न कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट, द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 1/3 एंड हार्मोनिक मीन ऑफ सी एंड डी इज 1/5। द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी एंड डी इज, अब देखो सिंपली अगर हम लोग हार्मोनिक मीन की बात करें ए एंड बी का, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। क्लियर? वैसे हम यहाँ क्या करेंगे, ए एंड बी को अज्यूम कर लो x1 और सी एंड डी को अज्यूम कर लो x2। क्लियर? तो x1 मेरे पास दिया है 1/3 और x2 दिया हुआ है 1/5। हमसे क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन पूछा है ए बी सी डी का, तो बेसिकली ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2, बट मेरे पास जो वैल्यू दी है वो दी है x1 और x2, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर ले किसमें, 1 डिवाइडेड बाय x1 में, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 3। वैसे 1 डिवाइडेड बाय x2 कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स, दैट इज 5। क्लियर? तो अब 1 डिवाइडेड बाय x1 की जगह हम वैल्यू रखेंगे 3 और 1 डिवाइडेड बाय x2 की जगह वैल्यू रखेंगे 5। क्लियर? तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 और 2 डिवाइडेड बाय 8 और 1/4। क्लियर? तो हमारा हार्मोनिक मीन ए बी सी डी का कितना आ जाएगा, 1/4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1/4। नेक्स्ट, a fire engine rushes to a place of fire accident with a speed of 110 km per hour and after the completion of operation return to the base at a speed of 35 km per hour. The average speed per hour in per direction is obtained as dash speed. अब देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो नो डाउट हम लोग क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन कर देते हैं, किसका, स्पीड का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट, अगेन देखो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोल रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 6 × 9 और हम लोग कह सकते हैं 54। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √54। इसको सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आएगा ए, 7.35। नेक्स्ट, when 2 of coins are tossed simultaneously the probability of getting at least one tail। अब देखो अगेन हम बता रहे हैं कि जो हमने 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस में से 3 क्लास अपलोड की है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहाँ हमने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपलेस्ट मेथड बताया है, शॉर्ट ट्रिक बताई है। इनफैक्ट जो हमने मॉक टेस्ट पेपर अपलोड किया हुआ है 2020 का, उसमें भी हमने कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उस पर शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यहाँ हम वो ट्रिक फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि सिंपली अगर मान लो एक कॉइन हम टॉस करते तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, आइदर हेड और टेल। अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो देखो कैसे लिखना है, हेड और टेल है ना, पहले इधर लिखो हेड टेल, मतलब यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिखो, फिर दूसरे साइड भी लिखो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड एक बार राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड हेडेड कर दो और राइट हैंड साइड टेल टेल कर दो, दैट्स इट। अगर 2 कॉइन हम लोग टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या आ सकती है, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। अब ये शॉर्ट ट्रिक कब काम आती है, 2 कॉइन्स में तो स्पेशली काम नहीं आती, बट जब 3 कॉइन्स के क्वेश्चन होते हैं तब ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आएगी। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल कितने में है, 1 2 3। ठीक, तो 3 बार कम से कम एक टेल आया है और ओवरऑल क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 प्रोबेबिलिटीज बन रही है। क्लियर? तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, या हम कह सकते हैं 0.75, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 0.75। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशंस, करेक्ट आंसर होगा सी, मीन डेविएशन। नेक्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन m प्लस √m 6/25 द वैल्यू ऑफ m वर्क्स आउट टू। अब देखो अगर हम लोग m की बात करें तो बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में
कितने पैरामीटर थे? ओनली वन, दैट इज m। तो यहाँ पे यही चीज़ बताए m प्लस अंडर रूट m। अब अगर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो m किसको डिनोट करता है? मीन को, दैट इज म्यू। और अंडर रूट m किसको डिनोट करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है? अगेन m होता है। अगर वेरिएंस m है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट m। ठीक, तो मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट करता है m को एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट करता है अंडर रूट m को। तो यहाँ बोला है m प्लस अंडर रूट m इज इक्वल टू 6/25। द वैल्यू ऑफ m वर्क्स आउट टू, अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? m की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है हम लोग क्या करें कि ऑप्शन में से ही कुछ सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट ऑप्शन चलो चेक करते हैं। सिंपली ये क्या है? m की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 2/25 प्लस अंडर रूट 2/25 इज इक्वल टू 6/25। और अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो नो डाउट ये अंडर रूट 2 पॉइंट में आएगा और हमें तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके कितना लाना है? 6/25, मतलब ए करेक्ट आंसर नहीं है। अब चलो बी ट्राई करके देखते हैं। 1/25 प्लस अंडर रूट 1/25। ठीक, इसको सॉल्व करो। 1/25 अंडर रूट ओपन होने पे हो जाएगा 1/5। एलसीएम ले रहे हैं जो कि 25 ही आएगा। 1 प्लस 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो ये आ रहा है 6/25। ठीक, और देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 6/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी? b 1/25। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेरियस कोरिलेशन? ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की मैथ में गिवन है। कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप, जब उनके बीच में कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप ना हो तो ऐसे कोरिलेशन को हमने नाम दिया है स्पेरियस कोरिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बट अब इस करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि कोवेरियंस की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। नेक्स्ट, विच मेजर इज सूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन? मीडियन। इस पे भी हमने पहले की क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, when two fair dice are thrown, what is the probability of getting the sum which is a multiple of 3? अब देखो दो डाइस थ्रो करने की बात कर रहा है, बट हमसे क्या पूछा है? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है? ऑफ गेटिंग द सम विच इज मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जैसे ये मान लो फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, इस पे मान लो 1 आया, इस पे 2 आया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 3। और 3 क्या 3 का मल्टीपल है? हाँ है। वैसे एक दूसरा और एग्जाम्पल लो। लेट्स से अगर इस पे 2 आया है और इस पे 4 है तो इन दोनों का सम कितना है? 6। और 6 भी किसका मल्टीपल है? 3 का। क्लियर? तो अब देख लेते हैं ओवरऑल अगर हम दो फेयर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 × 6 36, क्योंकि फर्स्ट डाइस में भी 1 to 6 आएगा और सेकेंड डाइस में भी 1 to 6। तो हमने क्या किया? 6 × 6 कर दिया। तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 36 की। अब 36 में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास सम आएगा जो कि मल्टीपल ऑफ 3 का होगा? ये दो डाइज है। अब देखो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1 2 हो सकती है क्योंकि इन दोनों का सम 3 होगा और ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। 1 5 होगा, फिर 2 के साथ 2 1 और 2 4, क्योंकि 2 और 4 इसका सम कितना है? 6 और 6 3 का मल्टीपल है। वैसे 3 3 3 6, फिर 4 से स्टार्ट करो, 4 2 4 5, क्योंकि अगर मान लो हम लोग 4 3 लेंगे तो 4 3 का सम कितना है? 7, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 4 1 लेते तो टोटल आता 5, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अगर मान लो 4 4 लेते तो इसका सम कितना आता? 8, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। क्लियर? वैसे अब 5 से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 और 5 4। सम सबका करके देख लेना, सबका सम 3 6 9 ऐसा आएगा जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होगा। एंड फिर 6 3 6 6। इसके अलावा अगर तुम लोग कोई भी सम लोगे तो वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। जैसे अगर मान लो 6 में भी एग्जांपल ले लो कि 6 + 1 करते तो कितना आता? 7, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 + 2 कितना होता? 8, वो भी अगेन 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 + 4 कितना होता? 10, वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ओवरऑल हमारे पास
कितनी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहां सम करने पे वो मल्टीपल ऑफ 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 36, और उसमें से 12 बार ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसका सम करने पे मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी, 12/36। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 जो है ना, वो हम लॉजिकल रीजनिंग की क्लास के साथ बताएंगे। रीजन बीइंग कि इसका हमें शॉर्ट ट्रिक बताना है। अब 2 डाइस था तो ठीक है, यहाँ पे हमसे 3 डाइस पूछा है, तो इसका हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे डाइस का, और वो हम बताएंगे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 85 प्लीज होल्ड कर लेना, ये हम लॉजिकल रीजनिंग की क्लास के साथ अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, व्हेन ऑफ द फॉलोइंग इज, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनि पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने बताया था ऊपर पॉइजन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है m, तो करेक्ट आंसर होगा बी, पॉइजन। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प अस टू फाइंड द टाइप ऑफ कोरिलेशन, आइडेंटिफाई वेदर वेरिएबल्स कोरिलेटेड और नॉट, डिटरमाइन द लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखो स्कैटर डायग्राम ये भी कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, बट बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करते हैं? ग्राफ को यूज करते हैं और डॉट्स के थ्रू कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट हेल्प अस टू, तो ये कोरिलेशन फाइंड आउट करने में नो डाउट हेल्प करता है। ये वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं या नहीं उसमें भी हमें हेल्प करता है। रीजन बीइंग जब आप स्कैटर डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, या फिर कोई कोरिलेशन नहीं है। और वो लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है। बट स्कैटर डायग्राम की हेल्प से क्या हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए और बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कार्ल पियर्सन है, रैंक कोरिलेशन मेथड है, कंकरेंट मेथड है। बट स्कैटर डायग्राम जहां हम लोग ग्राफ की हेल्प लेते हैं वहां हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बट जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ अकरेंस, उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत स्मॉल हो। मतलब हमने क्या बोला कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वहाँ लार्ज हो बट उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? द नंबर ऑफ डेज टू गेट अ कंप्लीट क्योर, द एरर्स ऑब्टेन्ड इन रिपीटेड मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड, द नंबर ऑफ क्लेम्स रिजेक्टेड बाय एन इंश्योरेंस एजेंसी। एंड करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि इसमें लिखा है देखो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मीटर ऑन अ लॉन्ग रोल ऑफ कोटेड पॉलिथीन शीट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो लार्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मीटर पूछा है। तो ये जो नंबर ऑफ इवेंट्स है ये तो लार्ज है, पर इनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत स्मॉल। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मीटर ऑन लॉन्ग रोल ऑफ कोटेड पॉलिथीन शीट। इसके अलावा 4 और एग्जाम्पल्स दिए हैं हमारे इंस्टीट्यूट की मैट में, तो वो आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना, तो ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था कि द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड पर मिनट। नो डाउट इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वो बहुत लार्ज है, बट जो प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की वो क्या है? बहुत स्मॉल। क्लियर? नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज अटैच टू अ लॉन्ग टर्म वेरिएशन। अब अगर हमसे लॉन्ग टर्म वेरिएशन पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेक्युलर ट्रेंड, क्योंकि अगर सेक्युलर ट्रेंड की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म टेंडेंसी को शो करता है। मतलब अगर हमारा बिजनेस साइकिल मूव कर रहा है अपवर्ड तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और डाउनवर्ड तो बहुत लॉन्ग टाइम तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? बाकी इसकी डिटेल डिस्कशन हमने बिजनेस साइकिल की क्लास में की है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेक्युलर ट्रेंड। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एक्स वी हैव दिस, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमसे क्या बोला है? मीन फाइंड आउट करने, दैट इज एम फाइंड आउट करने। मीन फाइंड आउट करने बोला है, मतलब म्यू फाइंड आउट करने बोला है, जो कि किसके बराबर है? एम के, क्योंकि अगेन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे एक ही पैरामीटर है एम। अब देखो सिंपली अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस एम,
m टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ठीक। और अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, दैट इज f7 इज इक्वल टू 8 f9, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, e टू द पावर माइनस m टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस m टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। अब e टू द पावर माइनस m कट गया और m टू द पावर 7 और m टू द पावर 9 कट जाएगा, तो ये बचेगा m स्क्वायर। इसके अलावा देखो ये 7 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, कैसे? क्योंकि ये होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अब ये 9 इंटू 8 हम इस साइड ले आ रहे हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा है, 8 इंटू एम स्क्वायर, ये वाला, ठीक। 8 कट गया, बचा क्या, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। हमारे पास ऑप्शन दिया है 3 का, तो करेक्ट आंसर होगा बी 3। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इफ A स्पीक्स 75% ऑफ ट्रूथ एंड B स्पीक्स 80% ऑफ ट्रूथ, in what percentage both of them likely contradict with each other in narrating the same questions? अब देखो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 75% ऑफ ट्रुथ, मतलब 3/4, और बी के सच बोलने के चांसेस कितने, 80%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, 80%, दैट इज, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 4/5। आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट परसेंटेज बोथ ऑफ देम लाइकली कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर इन नैरेटिंग द सेम क्वेश्चंस। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, तो ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बट ऑब्वियस 1/4, ठीक। वैसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच बोलने की 4/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी झूठ बोलने की कितनी होगी, 1/5, क्लियर। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कितना परसेंट चांसेस है कि वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो लिखा है इन व्हाट परसेंटेज बोथ ऑफ देम लाइकली कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर इन नैरेटिंग द सेम क्वेश्चन, कि एक ही क्वेश्चन को जब वो नैरेट करेंगे तो उस टाइम वो कितना आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, क्लियर। तो पी ए हमने निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी भी हमने निकाला है 1/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितना है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 4/5। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम लोग का आंसर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/20। हम पूरा सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। ये वैल्यू थी 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 4/5। अब देखो ये हो जाएगा हम लोग का 3/20 और ये हो जाएगा 4/20 और 7/20, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना फिर इसको सॉल्व करना। तो 7/20 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35%, और हम लोग कह सकते हैं 0.35, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 0.35। नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इज, सिंपली देखो अब हमसे क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। अगेन मीन की अगर बात करें तो ये डिनोट किया जाता है म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या है, दिस, क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो सिंपली उसका फॉर्मूला क्या है, 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या है, Q3 का फॉर्मूला म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है तो हम सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई 4, इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 2.70, तो करेक्ट आंसर होगा डी, 2.70। अब देखो जो 4th क्लास हम अपलोड करने वाले हैं ना, जो रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रीजन बीइंग कि हम स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू फॉर्मूला ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बाहर। तो वो क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई डैश टेस्ट बट ऑफ ए सर्कुलर टेस्ट। ये सिंपल है, हमने जो क्लास 3 डाली है
उसमें हमने इंडेक्स नंबर पे मैक्सिमम डिस्कशन किया है, वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, इफ Laspre's इंडेक्स नंबर इज 110 एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज 109, देन Pachet's इंडेक्स नंबर इज, देखो फिशर्स का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट Laspre's इंटू Pachet's। फिशर्स हमारे पास कितना दिया है 109 और Laspre's कितना दिया है 110 इंटू Pachet's। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो 109 का स्क्वायर इज इक्वल टू 110 इंटू पी। जैसे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आएगा p इज इक्वल टू 109 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 110। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 108, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा A 108। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब क्या होती है कि लेट्स से हमारे पास जो सीरीज है वो है 1 2 3 4 5, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, दैट इज बिल्कुल लास्ट की जो वैल्यूज हैं उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। वो लीस्ट अफेक्टेड कहाँ होती है, मीडियन में, क्योंकि मीडियन में अगर हम इन तीनों डेटा को यूज करके भी कैलकुलेशन करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन बीइंग मीडियन मतलब मिड ऑफ द डेटा। क्लियर? नेक्स्ट, इन टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशंस कैन अकर विद इन अ पीरियड ऑफ, सीजन की बात कर रहा है और अगर हम लोग सीजन की बात करेंगे तो नो डाउट वो विद इन अ ईयर ही अकर करता है, तो करेक्ट आंसर होगा A 1 ईयर। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज C परसेंटेजेस, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डैश वेरिएशंस आर यूजुअली लॉन्गर देन 1 ईयर, अगर एक साल से ज़्यादा की बात करें तो सीजनल तो नहीं है, ट्रेंड नहीं है, करेक्ट आंसर होगा साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक जो है वो 7 to 9 ईयर्स तक अकर करता है। एंड लास्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इज नोन एज डी ट्रेंडिंग, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट की मैट का ही क्वेश्चन है। अब देखो ये 40 क्वेश्चंस दिसंबर 2020 अटेम्प्ट में आए हुए हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे एग्जाम में। इन्हीं पैटर्न्स पे हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड की हुई है और चौथी अभी हमें करनी है। ये ओवरऑल जो 4 क्लासेस है ना, अगर आप ये क्लासेस करके जाओ तो कहीं ना कहीं मेरी श्योरिटी होगी कि एग्जाम में आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीज़न बीइंग जितने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, ये जितने पास्ट ईयर के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे के सारे उन वीडियोस में कवर किए हुए हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। अगर आज की क्लास में कहीं कोई डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रीज़न बीइंग ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास्ट ईयर से रिलेटेड वो सब हम अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।